वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। ये हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पिछले लेक्चर में, कुछ उसमें से शेष रह गया था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 124 यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 124 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 124 में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 124 में दिया गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि आर्टिकल 124 में क्या है? आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है और इसका गठन है। 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 में है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, मतलब किसी भी जो कानून बन रहा है, कोई भी नियम आ रहा है, कोई प्रस्ताव ला जा रहा है, कुछ भी बन रहा है नियम कानून, तो उस पर वो विचार कर सकता है कि ये संविधान के दायरे में आता है कि नहीं, संविधान की मूलभूत संरचना के तहत के अंतर्गत ये आ रहा है या नहीं। अगर संविधान की मूलभूत ढांचे का ये उल्लंघन करेगा कोई भी नियम, कोई भी कानून, तो उच्चतम न्यायालय उसकी पुनर्वीक्षा करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगा, और अगर नहीं आएगा वो संविधान के ढांचे के अंतर्गत, तो उसको उस नियम को रद्द भी कर देगा। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 137 पुनर्विलोकन की शक्ति है उच्चतम न्यायालय की। अब ये देखिए 143, आर्टिकल 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है इसमें। तो न्यायालय से राष्ट्रपति की परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, मतलब राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि उच्चतम न्यायालय से किसी भी मुद्दे पे परामर्श कर सकता है। 148, देखिए यह व्यवस्था नहीं है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले ही, ये उसकी व्यवस्था है, ये उसकी शक्तियां हैं। उस शक्तियों का प्रयोग उसके स्वविवेक है, प्रयोग करना चाहे करेगा, नहीं करना चाहे नहीं करेगा। तो ये 48 है। 48 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये होता है कैग। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा जा चुका है विगत परीक्षाओं में। तो 148 आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे। और ये है 155 आर्टिकल, अनुच्छेद 155। तो ये है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 161 में क्या है? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, मतलब दंडादेश को कोई भी दंड दिया, राज्यपाल क्षमा कर सकता है, कोई भी दंड दिया गया उसको, और उसका निलंबन मतलब उसको हटा सकता है, खत्म कर सकता है, परिहार कर सकता है, और लघुकरण मतलब उसको छोटा कर सकता है। राज्यपाल की शक्तियां हैं। लेकिन देखिए मृत्युदंड जो दिया जाता है उसको क्षमा करने की शक्ति, उसको मृत्युदंड को कम करने की शक्ति, उसका लघुकरण निलंबन जो भी करने की शक्ति जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद आर्टिकल 61 में है। तो आइए 161 में है। अब ये देखिए अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, याद रखिएगा आप लोग इसको। 164 क्लॉज 1 में क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आप लोग इसमें समझ पा रहे हो कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य जो मंत्रिपरिषद के अन्य जो सदस्य होते हैं, अन्य मंत्री जो होते हैं, उनकी नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये राज्य में होता है कि राज्य में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की सलाह पर ये राज्यपाल ही करते हैं। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता किसमें है? 165 में है। और ये जो केंद्र में होगा, ये कानून के विधिवेत्ता होते हैं, कानून के जानकार होते हैं, तो राज्य में एक होते हैं ये महाधिवक्ता। और इसी प्रकार से ठीक संघ में भी यानी केंद्र में भी होते हैं ये महान्यायवादी, वो है आर्टिकल
76 सॉरी फ्रेंड्स, ये पेन थोड़ी प्रॉब्लम। 76 में है महान्यायवादी और 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अब यहाँ पे हम लोग अगला देखते हैं आर्टिकल 169। 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 169 में है कि देखिए दोस्तों, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में नहीं है। विधानसभा तो सभी में है, लेकिन विधान परिषद कुछ राज्यों में है और कुछ राज्यों में नहीं है। मतलब 6 राज्यों में, 5-6 राज्यों में विधान परिषद सिर्फ है और अन्य राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 169 में है कि विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, या तो विधान परिषद को खत्म कर दिया जाएगा या उसको गठन किया जाएगा। तो ये जो है शक्तियां, ये बातें जो हैं, ये 169 में है। अब हम लोग देखते हैं 169 के बाद हो जाएगा आर्टिकल 174 है। आर्टिकल 174 में क्या दिया गया है? राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने। देखिए, राज्यपाल द्वारा ये राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पे सत्र बुलाए जाने की ये जो शक्तियां हैं, वो ये राज्यपाल की हैं। दोस्तों, अभी कुछ इसमें टेक्निकल एरर आ गई थी, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए 174 में क्या है? 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने, मतलब सत्र का अवसान मतलब सत्र को समाप्त करने का, और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, ये है 174 में। तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो अब देखिए आर्टिकल 200 में क्या है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। मतलब राज्यपाल के द्वारा अगर कोई विधेयक है, तो कोई विधेयक अगर लाया जा रहा है संसद के द्वारा, तो उस पर राज्यपाल अपनी अनुमति चाहे तो देगा या अनुमति रोक लेगा या उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रख सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 200 में है, 200 में है ये, और राज्यपाल को अधिकार है इसका, ऐसा कर सकता है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 201 मतलब 201 में क्या है? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है इसमें। 213 मतलब 213 में क्या है? जो केंद्र में 123 है, वही राज्य में 213। कहने का तात्पर्य है कि 123 में जो है अध्यादेश है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्तियां दी गई हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्य में 213 में राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति है। विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अब देखिए आर्टिकल जो है 214, अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 124 में है। तो 124 में जो था वो सर्वोच्च न्यायालय था, और ये देखिए 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। ये 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। 219 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी शपथ ग्रहण करते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं, ये आर्टिकल 219 में है, यानी आर्टिकल 219 में है ये। तो अब देखिए अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 जो है, ये उच्च न्यायालय की ये जो शक्तियां हैं, ये उच्च रीटें निकालने की शक्ति जो है अनुच्छेद 226 में दी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो सर्वोच्च न्यायालय को है रीटें निकालने की कुछ शक्तियां हैं, वो 32 में है, और उच्च न्यायालय की जो है ये 226 में है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 231 है। 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।
2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनके 2 राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल 233 है, मतलब 233। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है 233 में। 239 में जो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है, यहाँ पे देखिए ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239 में है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 239। 239 क में क्या है? 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 239 में संघ राज्य क्षेत्र था, 239 क में सिर्फ दिल्ली के लिए है विशेष उपबंध। तो ये याद रखने वाली बात है दोस्तों कि 239 में सिर्फ दिल्ली के, 239 क में जो है सिर्फ दिल्ली के लिए है, विशेष उपबंध है कुछ इसमें, याद रखिएगा आप लोग। अब अनुच्छेद 241। 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय 241 में है। 243 क में क्या है? ग्राम सभा। 243 ख में है पंचायतों का गठन। 243 ग में है पंचायतों की संरचना। 243 घ में है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 झ में है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। और 243 ट में झ के बाद फिर सीधे आ जाएगा 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन है। 243 ट के बाद फिर देखिए ट के बाद ठ ड ढ ड नहीं आएगा, फिर तो थ आ जाएगा, ट के बाद थ। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 243 ये थ में क्या है? पालिकाओं का गठन है। ठीक है दोस्तों, नगर पालिकाओं का गठन है। 243 ख में पंचायतों का गठन है और 243 थ में जो है एक ही तरह से है। देखिए ये ख है, इसमें यह बना के गोला, इससे आप लोग याद रखिएगा। तो पहले पंचायत आता है तो ख पहले आता है, थ बाद में। तो 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। इसे आप सिर्फ याद करने के लिए आप लोग इसको याद रखिएगा, ये ट्रिक इस तरह से। अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य घ में जिला नियोजन के लिए समिति बनाई जाती है। और अनुच्छेद 243 य झ में सहकारी समितियों का नियमन। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्राम पंचायत 243 ख है, ये भाग किसमें था? भाग 9 में था। और ये नगर पालिका का गठन, नगर पालिका जो थी ये है सॉरी ये मैंने 10 लिख दिया है, ये 9 है भाग 9 में, और ये हो जाएगा भाग 9 क में। और जो ये सहकारी समितियां हैं वो हैं 9 ख में। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। भाग इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़े थे भाग का, तो उसमें ये है। अब देखिए आर्टिकल 249 249 में क्या है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। राज्य सूची के विषय के संबंध में, राज्य सूची के विषय जो राज्यों के जो विषय हैं, राज्य से संबंधित राज्य सूची के विषय जो हैं, उस पे राष्ट्रीय हित पे जो विधि बनेगी वो संसद की शक्ति है। संसद उसमें बना सकता है, मतलब राज्य नहीं संसद बना सकता है विधि। अब देखिए 253 ये राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो करार होते हैं, संधि करार होते हैं, उनको प्रभावी करने के लिए प्रावधान है 253 में। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 253। अब हम लोग देखते हैं 262 हम लोग देखते हैं 262 में क्या है? ये अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दो राज्यों में जो नदियां होती हैं, उन नदियों के में जो विवाद होते हैं, दो राज्यों के मध्य नदियों का जो विवाद होता है, अंतर्राज्यिक विवाद, उनसे संबंधित जो न्याय निर्णयन है, जल संबंधी निर्णय कि किस राज्य में कितना जल दिया जाएगा, कितना क्या है, ये 262 के अंतर्गत आता है आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल 263, इसमें है अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीसीएस प्री परीक्षा में। तो 263 है ये आर्टिकल, याद रखिएगा, अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 क्या है? भारत और राज्यों की संचित निधियों पर
भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किया गया 266 में। 267 में क्या है, भारत की आकस्मिकता निधि है। और 280 में क्या है, वित्त आयोग है। 300 क में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ठीक है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 312 में क्या है, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में संघ और राज्यों के बीच जो लोक सेवा आयोग है। 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 में क्या है दोस्तों, 326 देखिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तो ये है आर्टिकल 326 यानी 326। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आर्टिकल 330 मतलब आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 में क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का स्थानों का आरक्षण है ये 330 में है। और यहीं पे आप लोग साथ में याद रखिएगा, देखिए ये बातें यहाँ पे दी गई हैं, जो विषय है यही विषय सेम राज्यसभा में दिया गया है और वो है आर्टिकल 332। तो 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है और 332 राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अब देखिए 331 में बीच में उसके आ जा रहा है। तो इसमें क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको निष्प्रभावी मतलब हटा दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं रहेगा, 2 सदस्य रखे जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो अब हटा दिया गया है। ये प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2019 में ये अधिनियम लाया गया। तो 104 याद रखिएगा आप लोग, एंग्लो इंडियन 104 संविधान संशोधन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये 332 देखिए दोस्तों 332 है। 332 में आप लोग को पहले ही बता दी थी कि वो राज्यों लोकसभा में था या राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति, मैंने गलती से शायद राज्यसभा बोल दिया था, लेकिन ये देखिए 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। और यहाँ पे 333 यहाँ पे हम लोग देखते हैं राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय, वो लोकसभा में था, ये राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। ये भी 104वें संविधान संशोधन नियम 2019 द्वारा इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है 333। तो मतलब 331 333 अब नहीं है महत्वपूर्ण। और 338 देखिए ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और 338 कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो पहले ये अनुसूचित जाति आयोग है 338 में, 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग है और 338 ख में क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो देखिए ये है एससी है, एसटी है, फिर पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है, तो 338 में ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और 338 ख में क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए जो आयोग है जनजाति आयोग, ये पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग बना है, ये 338 ख में है। तो अब 340 में क्या है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। पिछड़े वर्गों की जो दशा है उसका अन्वेषण मतलब उसका पता लगे कि क्या उनकी दशाएं हैं, कैसी है, क्या है, उससे संबंधित आयोग की जो नियुक्ति की गई है ये है 340 में। 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित, 343 में है ये। 344 में क्या है, राजभाषा आयोग है। 350 क में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होगी। और 350 ख में क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे 350 हम लोग देखें दोस्तों,
अब हम लोग देखते हैं 350 क देखें, अब 350 ख देखेंगे। 350 ख में क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ठीक है। 352 में देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अगर भारत में रहेगी तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाएगी। 352। अब देखिए ये आर्टिकल 356 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाएगा उस समय ये 356 यानी ये राष्ट्रपति शासन इसको कहा जाता है, तो यहाँ पे ये लग जाता है 356। ये 356 बहुत बार लग चुका है। और ये देखिए अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। तो जब वित्त की स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, वित्त का आपात आ जाता है, तो उसमें वित्तीय आपात की घोषणा करती है गवर्नमेंट हमारी, तो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो देखिए ये है 360। अभी तक आज तक ये वित्तीय आपात 360 एक भी बार नहीं लगा हुआ है, अभी तक ये एक भी बार नहीं लगा हुआ है। अब आर्टिकल 368 में क्या है, ये है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। मतलब संविधान में जो भी संशोधन होते हैं, जो प्रक्रियाएं दी गई हैं वो 368 में दी गई हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो अनुच्छेद से संबंधित जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए आप लोग जितना मुझसे हो सकता था वो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास की हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको पूरा बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार भूलता है। तो इसलिए आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिए, लिख कर करिए, इसको रटिए, पूरा लिख कर करिए, समझ के कोरिलेट करते रहिए। देखिए संघ में जो है नीतियाँ जो कुछ भी हैं अनुच्छेद उसी से रिलेटेड राज्य वाले भी हैं, तो आप लोग उसमें कोरिलेट करिए। अंकों का इधर उधर थोड़ा सा किया गया है समायोजन, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे आप लोगों को बहुत थोड़ा सा इसको कंठस्थ करने में आप लोगों को ये सरल होगा, सरलता आप लोगों को अनुभूति होगी सरलता की। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा बर्डन न लेके दोस्तों आप लोग अपना ये अध्ययन जारी रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, और ये अनुच्छेद का जो टॉपिक है उससे संबंधित जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको लेकर हम पुनः आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप लोगों के स्क्रीन पे दिखे, और आप लोग अपने दोस्तों में उसे शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।